नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम जो 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट आता है, फिर इसके बाद शॉर्ट आता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, Dr. West's new method of teaching English emerged to overcome the limitation of which of the following method? तो पहला ऑप्शन है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा सिचुएशनल मेथड, तीसरा डायरेक्ट मेथड, चौथा है सिचुएशनल मेथड, यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, है ना, दूसरा वाला है। तो इसमें कहा गया कि डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है वो इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है जोर देता है सबसे ज़्यादा डायरेक्ट मैथड पे। अब समझिए डायरेक्ट मैथड होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट मैथड का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में है, अगर उसको इंग्लिश की बुक पढ़ना है तो उसे जो टीचर होगा उसे वो टोटल चीज़ें मतलब कि इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, उसे ट्रांसलेट नहीं करेगा, है ना। जैसे अगर कहा गया कि BAT बैट, तो बैट है, इसका मतलब इसका नहीं, इसको ये कहेगा बैट मतलब बल्ला नहीं बोलेगा, बैट को बैट ही बोलेगा। ठीक है, इसका पेन को पेन ही बोलेगा, कॉपी को कॉपी ही बोलेगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई भी जैसे बुक है तो उसको बुक को बुक ही बोलेगा टीचर, और बच्चा भी वही बुक ही सीखेगा। इसका मतलब ये नहीं वो सीखेगा कि बुक मतलब किताब होता है, नहीं। डायरेक्ट मैथड में केवल जो डायरेक्ट चीज़ लिखी होती है बस वही चीज़ उसको बोलना होता है। ठीक, चलिए, इसलिए उसमें उसका आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्वेश्चन आपका है द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर, यानी कि किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए तो किस माध्यम से कोई भी बच्चा अपनी बात को व्यक्त करता है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा लिसनिंग एंड राइटिंग, यानी कि क्या सुनकर कोई चीज़ व्यक्त कर सकता है? नहीं, सुनने में तो केवल सुना जाता है ना। राइटिंग मतलब लिख सकता है, लिख कर कोई चीज़ अपनी बता सकता है, ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग से तो नहीं व्यक्त किया जाता, रीडिंग से अपने केवल एग्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है, और राइटिंग मतलब लिखा जाता है। ठीक है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग को मतलब बोल के तो बता सकते हैं, लेकिन लिसनिंग मतलब यहाँ पे जो सुनना होता है, सुनना कहने का मतलब कोई भी चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, एग्जॉर्ब करते हैं, कोई भी वस्तु को सुनकर देखकर। स्पीकिंग एंड राइटिंग, यहाँ पे स्पीकिंग मतलब बोलकर और राइटिंग मतलब लिखकर। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अपनी बात को स्पीकिंग यानी मौखिक द्वारा बोल सकता है तथा राइटिंग द्वारा लिख के अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलिए, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका फिर से उसको बताएंगे। ठीक, फोनेटिक्स इज द साइलेंस ऑफ, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है इसका यानी कि ध्वनि का विज्ञान है ना। ध्वनि का विज्ञान क्या होता है आपका, उसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें आपका साउंड का, किसका? साउंड का किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे आपका है चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी कि इसमें जो सही शब्द है उसको आप चुनिए। तो देखिए ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, तो ग्रामर की स्पेलिंग आपकी होती है GRAMMAR। अब देखिए इसमें से ये वाला सही आपका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, क्योंकि इसमें ए का प्रयोग हुआ। इसमें देखिए ई का प्रयोग हो गया पहले में, दूसरे में भी, तीसरे में भी ई का प्रयोग हो गया, चौथे में भी ई का प्रयोग हो गया, यानी कि ये गलत होगा। दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसमें जो है हम वाक्य नहीं कोई लिखें क्या, ओहो, हम कोई ऐसे वाक्य था ना, सॉरी हमसे यहाँ पे गलती हो गई है, वो हम वाक्य को लिखे नहीं है। तो उसमें क्या था कि एक जो होता है कि आर्टिकल उसमें फिल करना होता है, ऐसे कोई वाक्य होता है। जैसे हम मान लीजिए कोई वाक्य लिख दे रहे हैं, जैसे
ही इज गुड बॉय। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक डैश लगा दिया, ऐसे ही कुछ वाक्य था जो कि हमसे आपसे गलती से जो लिखा नहीं गया है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने वाक्य ले लिया, तो अब इसमें क्या होगा, ए गुड बॉय हम यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ पे क्या वह वाक्य था अब मुझे ये पता नहीं है ना। चलिए हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है 6वां नंबर, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यानी कि इस वाक्य में आप जो एडजेक्टिव को छांटिए, तो वाक्य है आपका लीड इज ए हैवी मेटल। यानी कि हैवी क्या होता है, हैवी आपका एडजेक्टिव होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, हैवी क्या है, एडजेक्टिव है। मेटल क्या है यहाँ पे नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए आप लोग परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, नाउन का भी परिभाषा याद करिएगा, प्रोनाउन की परिभाषा याद करिएगा और एडजेक्टिव भी, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में जरूर पूछेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये हैवी हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे देखिए ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है, अब इसको चेंज करना एक्टिव वॉइस में। हम क्या करते हैं, जो पैसिव वॉइस में होता है जैसे बाय हिम में है ना, तो ये जैसे लास्ट वाला पद पहले वाले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, विल का विल हो जाएगा। इसके बाद बी की जगह हम बी को हटा देंगे। इसके बाद जो है जैसे यहाँ पे देखिए रिटर्न थर्ड फॉर्म लगा गया, तो इसका क्या लगाएंगे, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही विल राइट ए लेटर, है ना। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। तो यहाँ पे यह क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ जैसे है तो ऑब्जेक्ट से ही, लेकिन यहाँ पे जो कोई भी प्लेस होता है वो सब्जेक्ट का होता है। लेकिन जैसे अगर आप एक्टिव में देखेंगे तो इसे सब्जेक्ट कहते हैं और इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्लेस के स्थान पे अगर वो है तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए बात समझ में आ गई, और यहाँ पे यह आ जाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। यानी कि इस वाक्य में आप आर्टिकल जो है भरिए। तो वाक्य था आपका ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी जो होता है आपका या से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी, यानी कि जो स्वर का उच्चारण होता है वह वह आपका जो है हिंदी वाला मतलब लिया जाता है, इंग्लिश वाला नहीं। अब जैसे देखो यहाँ पे ए ई आई ओ यू, यू तो है, अब यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, है। क्यों ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाला स्वर का उच्चारण लिया जाता है, ना कि इंग्लिश वाला स्वर का उच्चारण लिया जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विद, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जो भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। तो आपका जो होता दिया गया है वाक्य, माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयाज। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी चोटी, पीक मतलब क्या होता है, चोटी होता है, ऑफ द हिमालय, हिमालय की जो चोटी है वह ऊंची है। अब जैसे किसी भी शब्द के पहले अगर दा लग गया ना, तो उसके बाद जो आता है, जो जैसे यहाँ पे अब हाईएस्ट का प्रयोग होगा। जैसे हाई तो लगेगा ही, क्योंकि ऑप्शन में हाई, हायर, हाईएस्ट दिया रहेगा। तो अब जैसे जो हाई जो होता है वो अगर उसके पहले दा लग गया तो हाई का क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या सबसे ऊंची है, हिमालय की जो चोटी है उन सभी चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका चेंज करना है। तो देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपका रूल क्या होता है, पहले आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज अथवा वर लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, यू का यू कर देंगे। अब देखिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज या वर, यू क्या है, यू आपका बहुवचन है तो आपका वर लगा देंगे, ठीक।
और स्पोक है, स्पोक का क्या करेंगे हम, स्पीक के साथ आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग लगा देंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, यू वर स्पीकिंग कर देंगे, बस आपका हो जाएगा। बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, चेंज करना है। तो वाक्य दिया रहेगा आपका, जैसे आयशा एंड ओमार या आयशा एंड ओमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक, यानी कि आयशा और ओमर वर्क इन सेंट्रल बैंक, यानी कि काम करते हैं सेंट्रल बैंक में, ठीक। तो इसका हो जाएगा आयशा एंड ओमर डू नॉट वर्क, मतलब वर्क नहीं करते हैं इन द सेंट्रल बैंक, यानी कि क्या होता था, सेंट्रल बैंक में काम नहीं करते हैं आयशा और ओमर। तो आपका जो डू नॉट लगेगा वह आपका वर्क यानी कि क्रिया के पहले लगेगा, ठीक। चलिए, अगर यहाँ पे डज नॉट लगा देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिंगल एक पर्सन केवल होता, केवल या तो आयशा होती या ओमर होता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दो शब्द हो गया, आयशा एंड ओमर, तो आपका दो हो गया, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो प्लूरल बन गया तो प्लूरल के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए लघु उत्तर आपका क्वेश्चन आ गया। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला आपका वाक्य दिया गया, हैव यू एवर बीन टू केरला, क्या आप कभी केरला गए हैं। अब इसमें क्या किया, हैव यू एवर, अब देखिए बीइंग नहीं लगेगा, यहाँ पे बीन लगेगा, और टू केरला, क्या आप कभी केरला गए हैं। अब यहाँ पे यही जो बीन, जो यहाँ पे बीइंग लगा है, बीइंग कब लगाते हैं हम, बीइंग हम तब लगाते हैं जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब, है ना। यहाँ पे तो डायरेक्ट में केवल बदलना है, यानी कि ऐसे सिंपल में ऐसे ही बदलना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो करना नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हैव यू एवर बीन टू केरला, ये आपका हो जाएगा, आप कभी केरला गए हैं, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा। अगला आपका वाक्य है, दे हैज ए पार्टी प्लानेड फॉर आर्मी, यानी कि वे जो है पार्टी की योजना में आर्मी की योजना बनाए हैं, मतलब पार्टी की योजना बनाए हैं फॉर आर्मी, आर्मी के लिए, है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा, दे हैव ए पार्टी प्लानेड फॉर आर्मी। अब देखिए आर्मी जो होता केवल एक वचन तो होगा नहीं, है ना, और दे के साथ पहली बात तो हैज लगेगा नहीं, सबसे पहली बात यहाँ पे गलत हो गया आप लोगों का, है ना। दे के साथ क्या लगता है, हमेशा दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, है ना, बहुवचन है ना, इसलिए जो है हैव का प्रयोग होगा। बस यही आप दे से अगर आप पकड़ेंगे तब भी आप देख लेंगे दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे ही होता, ही के साथ हैव लग जाता, लेकिन यहाँ पे दे लगा है, तो यहाँ पे जो होता है क्या, दे के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक, क्योंकि दे बहुवचन है, वे। अगला है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो जो यहाँ पे जो दिया गया जो वर्ड है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ रिक्त स्थान दिए रहेंगे, उसमें जो स्पेलिंग भरना होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया HADKERHIEF, यानी कैसे कुछ दिया रहेगा। तो आपको देखिए 1 2 3 4 ऐसे खाली स्थान दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अर्थपूर्ण कोई शब्द बन जाए ऐसा इसमें स्पेलिंग भरना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, एन लिख दिए, यहाँ पे के लगा दिए, यहाँ पे सी लगा दिए, यहाँ पे आई लगा दिए, तब क्या हो गया, हैंड करचीफ, यानी क्या, इसका मतलब क्या होता है, रुमाल होता है। यह देखिए आप लोगों का थोड़ी सा कठिन वाक्य दे दिया गया, शब्द दे दिया गया कठिन, क्योंकि जब पेपर में एक दो शब्द तो कठिन देगा ही, है ना। और यहाँ पे देखिए अगला है आपका शब्द है क्या, यह देखने से पता चल जाएगा तुरंत, ये क्या है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या होता है, एक रोग होता है, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, डिग्री इन डिफाइन इन एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल, यानी एडजेक्टिव का क्या बोला है, परिभाषा लिखने के लिए। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई भी वाक्य में आप लिखिए, कोई भी परिभाषा आप लिखिए, सबसे पहला आप वाक्य उसमें पहले यही लिखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, या कोई भी अगर नाउन की परिभाषा पूछा या प्रोनाउन की परिभाषा पूछा तब भी आप लिखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, यानी कि जब कोई भी शब्द है तो जाहिर सी बात है उसे वर्ड ही तो बोलेंगे।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता को बतलाता है। अब कौन सा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ बोला है, तो आपका हो जाएगा ओल्ड, लिटिल, मेनी, ये सब क्या है, ये सब आपके एडजेक्टिव वर्ड हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो आप लोग नाउन और प्रोनाउन की भी परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वही पूछा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो होता है वह आपका लैंग्वेज गेम का क्या महत्व है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है, इससे क्या इसका उद्देश्य है। तो लैंग्वेज गेम कैन हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव दियर वोकैबुलरी स्किल, यानी कि जो लैंग्वेज गेम होता है उससे क्या होता है, बच्चों का जो होता है वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश क्या होता है, मजबूत होता है। अब कैसे मजबूत होता है, जैसे नहीं खेल खिलाते हैं लोग कि चलिए आप कोई शब्द बोलिए तो उसका जो लास्ट अक्षर होगा तो उस अक्षर से फिर हम बोलेंगे। जैसे CAT कैट, कैट बोले, कैट माने बिल्ली, तो फिर वो बच्चा अगला वाला बच्चा क्या बोलेगा, टी फॉर क्या है, उसके मन में जो भी आएगा, TEA, टी मतलब चाय, या टी फॉर टाइगर, TIG या टाइगर मतलब बाघ, या कुछ भी जो भी वो बोलेगा उसके लास्ट अक्षर से, ये आपका लैंग्वेज गेम होता है। ठीक, फिर दूसरा आपका क्या लिखेंगे, तो लैंग्वेज गेम कैन क्रिएट ए फनी लर्निंग इन्वायरमेंट्स फॉर स्टूडेंट, यानी कि जो लैंग्वेज गेम होता है वो बच्चों का मजाकिया पूरे एक वातावरण क्रिएट करता है, यानी कि मजाक में बच्चे सीख लेते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लैंग्वेज गेम से करेज से स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, यानी कहने का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज गेम से जो यानी कि जो बिल्कुल शर्मीले टाइप के बच्चे जो होते हैं उनको भी थोड़ा सा साहस मिलता है बोलने में, है ना, तो इससे उनका भी थोड़ा सा विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी कि प्रोज मतलब गद्य का कोई आप दो जो है क्या करिए, उसका एम मतलब उद्देश्य लिखिए, उससे लाभ क्या होता है। तो इसका उद्देश्य या लाभ होता है प्रोज का, टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ग्राफ्स इट्स मीनिंग, यानी कि जो बच्चे होते हैं वह उसको पैसेज को समझते हैं तथा अर्थ उसका समझते हैं धीरे धीरे। ठीक, जब उसको पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसका अर्थ समझने लगते हैं, पहला लाभ ये हुआ। दूसरा क्या होता है, आप ये ले सकते हैं कि बच्चों से उसे जो पढ़ने में क्या होता है, उनकी रीडिंग यानी कि रीडिंग मजबूत होती है। तो आप लिखिए, व्हेन ए चाइल्ड रीडिंग द प्रोज, यानी कि जब बच्चा कोई प्रोज को पढ़ता है, आफ्टर डेवलप्ड द स्किल ऑफ रीडिंग इन द इंग्लिश, या आप लिख सकते हैं कुछ भी कि मतलब उसके जो इंग्लिश में, इससे इंग्लिश भाषा में उसका क्या होता है, विकास हो जाता है, यानी कि पढ़ने में। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमने क्या आप लिखा, टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज बाय साइलेंट रीडिंग, यानी इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं दक्ष हो जाते हैं धीरे धीरे, वो जो होता है मौन वाचन करने में, यानी कि धीरे धीरे पढ़ने में, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो गद्य को, तो इससे क्या होता है धीरे धीरे उनकी जो होता है ये मौन शैली क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, टू डेवलप दियर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, यानी क्या होता है कि जब बच्चों का होता है शब्दकोश भी उससे क्या होता है, सक्रिय रूप से क्या होता है, उनका मजबूत होता है। ठीक, आप कुछ भी प्रोज में लिख सकते हैं, ऐसे कि इसका ये डेवलप होता है, इसका बच्चे के विकास होता है, ऐसे बच्चा रीडिंग करने में थोड़ा सा उसका जो शब्दकोश मजबूत होता है, कुछ भी आप लिख दीजिए, वो आपका बिल्कुल सब सही होगा। और आपका प्रोज और पोइट्री कोई में से जरूर इसका एम या उसका बेनिफिट या एडवांटेज लिखने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद अगला है आपका, राइट द एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि आप अपने प्रधानाध्यापक जो फीस के कंसेशन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र में देखिए हमने कैसे लिखा है, टू द प्रिंसिपल, इसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा, अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, किसी भी स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, BM मेमोरियल डिग्री कॉलेज का कराही किशनपुर अम्बेडकर नगर, ये आपका हो गया क्या
विद्यालय का नाम। इसके बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट में डालेंगे क्या, या सब्जेक्ट या विषय हिंदी जिसे कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, या जिसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो फिर इसके बाद लिखेंगे सर या मैडम, या जो भी आप लिखें, सर या मैडम जो आपके प्रिंसिपल हों आपके स्कूल या कॉलेज के। ठीक, तो क्या आप कहेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि पूरा रिस्पेक्ट के साथ एकदम पूरा अच्छे से, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मतलब हम आपके जो है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास DLED सेकंड ईयर ऑफ योर कॉलेज, या आप लिख सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन क्लास 10, जिस भी क्लास में आप मतलब आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिख दिया DLED सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर हमने लिख दिया है, तो आप भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं एक स्टूडेंट यानी कि एक छात्र हूँ क्लास DLED क्लास का जो सेकंड ईयर का है ना, आपके कॉलेज का। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब फैमिली से यानी कि एक परिवार से बिलोंग करता हूँ। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिता एक किसान है। ही इज नॉट गुड पोजीशन टू पे माई कॉलेज फी, मेरे पिताजी एक अच्छी स्थिति में नहीं है कि जिससे मेरी फीस वो भर सकें। ठीक है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और मैं एक कठिन परिश्रमी जो है क्या हूँ, छात्र हूँ। एंड डू नॉट लीव माई स्टडी, और मैं अपना जो है क्या, अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता हूँ। किस लिए, जो फीस की हमारे पास कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आपसे जो है विनम्र निवेदन है, टू बी काइंड इनफ टू ग्रेट, आप बहुत दयालु हैं, फुल पे फी कंसेशन, यानी कहने का मतलब है कि आप हमारी जो है पूरी फीस को जो क्या करें, कंसेशन कर दें, फुल फी कंसेशन, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, थैंक यू। योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, योर ओबीडियंटली स्टूडेंट्स, नेम में आप लोग लिख दीजिएगा XYZ, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, बस इतना ही करना है। ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का, क्योंकि आप लोगों ने तो जो है कई बार जो है लिखा होगा वो प्रार्थना पत्र, है ना, तो बस वैसे ही लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा। राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, है ना। तो अब देखिए क्या करना है कि जैसे नहीं होता कि एक वाक्य का एक शब्द में उत्तर देना होता, तो वही चीज़ यहाँ पे है। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, यानी कि पत्थर और मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी ये होता है आपका मिट्टी तथा रॉक्स यानी कि चट्टानों का अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। दूसरा आपका है ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, एक जो बच्चा होता है, एक जो व्यक्ति होता है और राइट क्या करता है, लिखता है, एक सुंदर राइटिंग में जो लिखता है उसे क्या कहते हैं, कॉलीग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कॉलीग्राफर कहते हैं। जो सुंदर लिखता है सुंदर राइटिंग में उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलीग्राफर कहते हैं। ठीक, तो ये तो आपको रटने वाली बात है, तो आपको रटना पड़ेगा। देखिए बस आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो इस इनकार्नेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जो ले लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका आ जाएगा एक साइंस का जो 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, हम पहला 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहे हैं, फिर इसके बाद 2022 का कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर कुछ हेल्प हो रही है इससे तो और लोगों के पास भी शेयर करिए और एंजॉय करिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।